चलो यार, आज एरंड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम एरंड के बारे में कुछ जनरल बातें जानेंगे। एरंड जो होता है वो वात शामक होता है, सभी को पता होता है। तो एरंड का जो शाब्दिक अर्थ है या इसका नाम एरंड क्यों पड़ा, इसका बस यही लॉजिक है कि ये वात शामक होता है। कुपित वायु का नाश करने के कारण इसको एरंड कहते हैं। एरंड जो होता है उसका चाहे मूल हो या उसका तेल हो, एरंड के बीज का तेल, ये दोनों ही वात शामक होते हैं। मूल के लिए तो आचार्य चरक ने अग्रय भी बताया कि विरिष्य वात हराना, इसका जो है वो अग्रय बताया है आचार्य चरक ने। अब इसका अगर अग्रय बता दिया गया है तो हमें पता है कि अग्रय वाले जो द्रव्य होते हैं वो हमारे एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमें इस द्रव्य पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। बाकी और अगर इसके बारे में जाने तो आम बात के लिए ये बेस्ट ड्रग माना जाता है आयुर्वेद के अंदर में। आम बात बोले तो रिमोटॉइड अर्थराइटिस, रिमोटॉइड अर्थराइटिस ट्रीट करने के लिए बहुत बड़े स्तर पे आज भी एरंड का यूज़ किया जाता है। एरंड के अगर बॉटनिकल नेम की बात करें तो राइसिनिस कम्युनिस होता है। इसकी फैमिली की बात करें तो फैमिली इसकी यूफोरबिएसी होती है। अगर इसके बॉटनिकल नेम की बात करें तो बॉटनिकल नेम क्या होता है, राइसिनिस कम्युनिस होता है। फैमिली की बात करें तो यूफोरबिएसी इसकी फैमिली होती है। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि यहाँ का यही याद हो जाए। बॉटेनिकल नेम क्या होता है, राइसिनिस कम्युनिस होता है। फैमिली क्या होती है, यूफोरबिएसी होती है। बाकी ये जो होता है इसमें एक केमिकल कंपाउंड मिलता है जिसको राइसिन बोलते हैं, वो टॉक्सिक होता है। तो हम जब एरंड यूज़ करते हैं तो उसका शोधन भी करना ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें राइसिन होता है। राइसिन कैसा है, टॉक्सिक होता है। तो हम इसमें उसके शोधन की भी विधि जानेंगे जिस पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हमें वो भी पढ़ना है। बाकी एरंड के जो पर्याय हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एरंड का क्लासिफिकेशन क्या है वो हम देख लेंगे। एरंड के लिए बस इतना याद रखना है, एक तो इसका अग्रय इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज दूसरी चीज जो है वो ये आम बात के लिए श्रेष्ठ औषधि मानी जाती है, तो हमें वो देख लेना है। बाकी इसका मूल जो होता है वो यूज़ करते हैं, इसके बीज का जो तेल होता है वो यूज़ करते हैं। बॉटनिकल नेम हमने देखा, राइसिनिस कम्युनिस होता है। और इसकी फैमिली जो होती है वो यूफोरबिएसी इसकी फैमिली होती है। बाकी और हम आगे इसको देखते हैं। लैटिन नेम हम पढ़ चुके हैं कि राइसिनिस कम्युनिस इसका नाम होता है, लैटिन नेम है इसका। और फैमिली क्या है इसकी, यूफोरबिएसी इसकी फैमिली है। इंग्लिश नेम कैस्टर। और इसका क्लासिफिकेशन ये इम्पोर्टेंट है। तो देखो एरंड का जो यूज़ होता है या एरंड तेल का जो यूज़ करते हैं वो विरेचन के लिए यूज़ करते हैं, बहुत जगह पे यूज़ करते हैं। तो चरक ने इसको भेदनीय महाकषाय के अंतर्गत रखा है, स्वेदोपग में रखा गया है। अब स्वेदोपग में कैसे रखा गया है, इसका जो रस पंचक होता है या रस वीर विपाक जो होता है वो उसके लिए कोड है 1:1। यानी ये मधुर रसात्मक होता है, उष्ण वीर्य वाला है और मधुर विपाकी है। अब अगर ये उष्ण वीर्य वाला है, इसका वीर्य जो है वो उष्ण है, तो ये स्वेदोपग होगा, यानी स्वेदन कराने में सहायक होगा। इसका जो अगला काम है वो अंग मर्द प्रशमन, या इसका क्लासिफिकेशन भी उसी आधार पे आचार्य चरक ने अंग मर्द प्रशमन में किया है। अंग मर्द प्रशमन क्यों? क्योंकि जो भी अंगों में जो मर्दन होता है वो वात की वजह से होता है, और एरंड हम जान चुके हैं कि वात शामक होता है। और मधुर स्कंद में रखा है आचार्य ने। मधुर स्कंद आचार्य चरक स्कंद बताते हैं विमान स्थान में, महाकषाय बताते हैं सूत्र स्थान में। सूत्र स्थान में कितने महाकषाय बताते हैं, 50 महाकषाय बताते हैं। सुश्रुत जो है वो इसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण जो करते हैं वो विदारी गंध आदि अधोभागर और वात संशमन गण में करते हैं। आचार्य सुश्रुत कितने गण बताते हैं, 37 गण बताते हैं, जिसमें से जो बेदारी गंध आदि है वो पहला ही गण है। ये याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, पर इतना पता होना चाहिए कि आचार्य सुश्रुत ने 37 गण बताए हैं जिसके अंदर में वो क्लासिफाई करते हैं द्रव्यों को। भाप्रकाश ने गुडुच्ची आदि वर्ग में रखा है। मेनली द्रव्य जो होते हैं गुडुच्ची आदि या हरित आदि वर्ग में देखने को मिल जाते हैं। भाप्रकाश ने कितने वर्ग बताए हैं, तो 23 वर्ग बताए हैं। एरंड का हम अग्रय देख चुके हैं। एरंड का अग्रय जो होता है, देखो एरंड फेमस है अपने बीज और बीज तेल के लिए, पर एरंड का जो अग्रय बताते हैं वो मूल के लिए बताते हैं आचार्य चरक। कहाँ पे बताएंगे,
सूत्र स्थान 25 में, चरक संहिता के सूत्र स्थान 25 में आचार्य चरक अग्रय बताते हैं। कितने अग्रय बताते हैं? 152 अग्रय बताते हैं। 152 में एरंड मूल के लिए अग्रय क्या बताते हैं? विरिष्य वातरा नाम, यानी ये विरिष्य भी है और वातरा नाम भी है। विरिष्य कैसे है ये भी हम देखेंगे आगे चल के, और वातर है ये हम देख लेंगे आगे चल के कैसे क्या होता है इसका। बाकी इसके इम्पोर्टेंट पर्याय देखते हैं। इम्पोर्टेंट पर्याय में एरंड इसको क्यों कहते हैं, हमने सबसे पहले यही जाना था क्योंकि ये वात का शमन करता है और स्तब्धता को दूर करता है। नम्बनेस जो भी होगी किसी भी अंग में, वहाँ पे अगर अप्लाई करते हो इसको तो वहाँ पे जो होगा मूवमेंट को ये लाएगा, वहाँ पे नम्बनेस को दूर करता है। इसको गंधर्व हस्त भी कहते हैं। गंधर्व के हस्त के समान पत्र वाला, गंधर्व एक पहले जाति होती थी, उसके हस्त के समान पत्र वाला होने के कारण इसको गंधर्व हस्त कहते हैं। इसको पंचांगुल कहते हैं। अगर फोटो देखोगे ना तो एकदम हाथ जैसा, पाम जैसा दिख रहा है, तो इसको पंचांगुल कहते हैं। या फिर पत्रों का अग्रभाग जो होता है उंगलियों के समान विभाजित होता है, इसलिए इसको पंचांगुल कहते हैं। वर्धमान क्यों कहते हैं? शीघ्र बढ़ने के कारण इसको वर्धमान कहते हैं। अब यहाँ पे इसका हमें स्वरूप भी पता चल गया कि ये गुल्म होता है, पर अभी हम सिर्फ पर्याय पे फोकस करेंगे। इसको वर्धमान कहते हैं। अब वर्धमान तो याद कर लो, बाकी एक वेगा भी पर्याय होता है। वेगा पर्याय होता है ज्योतिषमती का, और उसको सेम लॉजिक के कारण वेगा कहते हैं। वो भी शीघ्रता से बढ़ता है इसलिए उसको वेगा कहते हैं। कंफ्यूज मत होना, कभी भी एग्जाम में आए वेगा और वर्धमान तो पता होना चाहिए। वर्धमान एरंड होता है, वेगा जो होता है वो ज्योतिषमती होता है। दिमाग में रखना, वर्धमान जो होता है वो एरंड होता है, वेगा जो होता है वो ज्योतिषमती होता है। अभी और आगे इसके जो पर्याय हैं वो हैं दीर्घदंड, वातारी, वातनाशक होने के कारण, व्याघ्रपुच्छ, ये पूछ लेता है कभी कभी, व्याघ्रपुच्छ किसका पर्याय है? तो एरंड का पर्याय है। व्याघ्र बोलते हैं तुम्हारा टाइगर को, उसकी पूंछ के समान इसकी पुष्प मंजरी जो होती है, इस कारण से उसको व्याघ्रपुच्छ कहते हैं। उरुबुक, उरुबुक बोलते हैं वात शामक होने के कारण। ये जो पर्याय है इसका बहुत जगह यूज किया गया है। इनफैक्ट जब आचार्य चरक भेदनीय महाकषाय बताएंगे वहां पे भी उरुबुक शब्द ही यूज करते हैं। वो वहां पे क्या क्या बताते हैं? सुबह, शुभ, अर्क और उरुबुक, अग्निमुखी, चित्रा चित्रक, चिरबिल, हेमवती, चित्रा चित्रक, शंखनी, शकुलादिनी और स्वर्णचीरी, ऐसे करके वो वहाँ पे भेदनीय महाकषाय बताते हैं आचार्य। तो वहाँ पे किस नाम से इसको रखा गया है? उरुबुक के नाम से रखा गया है। और जब हमने देखा भी था ना, आचार्य चरक ने इसको क्लासिफाई कहाँ कहाँ किया था? भेदनीय में किया था, स्वेदोपग में किया था, अंग मर्द प्रश्मन में किया था और मधुर स्कंद में किया था। तो भेदनीय में जब महाकषाय आचार्य बता रहे थे वहां पे उन्होंने एरंड डायरेक्ट नाम नहीं यूज किया है, वहां पे क्या नाम यूज किया है? उरुबुक। तो हमें उरुबुक पर्याय का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा यहाँ पे। फिर इसको बोलते हैं उत्तान पत्रक। पत्र जो होते हैं इसके फैले हुए होते हैं। हमने एक पर्याय और देखा था पत्रों को लेके, क्या देखा था? गंधर्व हस्त करके जो देखा था, तो वो भी पता होना चाहिए। वाइडम्बक, स्त्रंसन कर्म द्वारा मलों का शोधन करने वाला। देखो आचार्य चरक ने इसको भेदनीय महाकषाय में रखा है, और इसको वाइडम्बक भी बोलते हैं क्योंकि ये स्त्रंसन कराता है। अब स्त्रंसन और भेदन में क्या फर्क होता है ये हम पेपर फर्स्ट में देख चुके हैं जब हम कर्म चैप्टर पढ़ते हैं। वहां पे आचार्य शारंगधर जो होते हैं वो विरेचन के 4 प्रकार बताते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? अनुलोमन, स्त्रंसन, भेदन और रेचन। तो ऐसे करके हमें पता होता है ना कि ये स्त्रंसन कर्म अलग होता है और भेदन कर्म अलग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको चित्र बीज भी बोलते हैं क्योंकि बीज इसके चित्रित होते हैं। स्वरूप इसका क्या है? गुल्म होता है। पत्र कैसे होते हैं? पत्र जो होते हैं वहां पे हम पर्याय भी डाल सकते हैं, गंधर्व हस्त डाल सकते हैं और पंचांगुल भी डाल सकते हैं। बाकी इसके और बात करें तो बीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीज जो है प्रयोजांग भी है इसका। तो प्रत्येक फल में तीन तीन बीज लक्षण और चित्रित होते हैं। इसके बीज कैसे होते हैं?
श्लक्षण चिकने होंगे, स्मूथ होंगे और चित्रित होंगे। और फल कैसा होता है? गोलाकार, मृदु, कंटक युक्त। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी बीज जो है वो इम्पोर्टेंट है। बीज कैसा होता है? श्लक्षण होता है और चित्रित होता है। और इस बीज के ऊपर ना, ये देखो, ये बीज है, इसका यहाँ पे कैरेंकल नाम का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये इसकी यूएसपी है, इसको पहचानने का ये पॉइंट भी है कि एक कैरेंकल जो होगा वो प्रेजेंट होता है इसके बीज पे। अब इसकी जाति या प्रकार की बात करें और उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उत्पत्ति स्थान हम सबको पता है कि ये भारत में हर जगह ही मिल जाता है, तो भारत में सर्वत्र इसका उत्पत्ति स्थान है। अब इसके टाइप्स की बात करें या भेद की बात करें तो इसको दो आधार पे हम लोग विभाजित कर सकते हैं। एक तो इसके वर्ण यानी कलर के आधार पे, दूसरा इसकी आयु के आधार पे। वर्ण के आधार पे ये श्वेत और रक्त होता है। आयु की दृष्टि से 1 वर्ष आयु और बहुवर्षायु। अब बहुवर्षायु की विशेषता क्या होती है? अब ये बहुवर्षायु मतलब बड़ा वाला होगा, तो बहुवर्षायु के फल और बीज बड़े होते हैं, तेल भी इसमें अधिक मात्रा में निकलता है। ऊपर अगर वर्ण के आधार पे जो हमने देखे थे श्वेत और रक्त, तो रक्त जाति का एरंड, कांड और पत्र रक्ताभ होते हैं। उनका वर्ण कैसा होगा? रक्त के समान होगा, या रक्ताभ रक्त के समान आभा वाला होगा। कि क्या क्या चीज उसका? एरंड का कांड और पत्र। बीज से कोई रिलेशन नहीं है इस चीज का, तो दिमाग में रखना कि श्वेत और रक्त बोलते हैं। वर्ण के आधार पे दो विभाजित किया गया है, दो में श्वेत और रक्त में। उत्पत्ति स्थान भारत में सर्वत्र देख लिया हमने। रासायनिक संगठन की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें राइसिन होता है। यही राइसिन जो होता है वो टॉक्सिक होता है, जिसके कारण इसके हमें शोधन की आवश्यकता पड़ती है। हम इसका शोधन करते हैं। शोधन कैसे करते हैं वो हम आगे देख लेंगे। दूसरा इसमें कंपाउंड जो होता है वो होता है राइसिनिन। ये कहाँ पे होता है? इसके बीज आवरण में, लीव्स में और स्टेम में। अब आता है तीसरा और इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं राइसिनोलिक एसिड। यही विरेचन का कारण होता है। ये क्या होता है? लेक्सेटिव होता है नेचर में, तो कम से कम इसको तो याद कर ही लेना। दूसरा ये राइसिन, क्योंकि ये कैसा होता है? टॉक्सिक होता है। राइसिनोलिक एसिड क्या करता है? विरेचन का काम करवाता है। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि एरेंड में ऐसा कौन सा एक्टिव प्रिंसिपल या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसकी वजह से वह विरेचन का काम कराता है? तो राइसिनोलिक एसिड। अब आते हैं इसके गुणकर्म के बारे में। हमने रसपंचक का इसका कोड देखा था 1:1। क्या ये मधुर है, उष्ण है और मधुर है? गुरु होगा, स्निग्ध होगा, तीक्ष्ण होगा। तीक्ष्ण क्यों होगा? राइसिन की वजह से, क्योंकि राइसिन कैसा होता है? विशाल, विष के समान उसके गुण होंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी अपना प्रभाव यहाँ पे छोड़ेगा, पर शोधन के पश्चात वो नॉर्मल हो जाएगा। अब इसके कर्मों की बात करते हैं। अब देखो, कर्म हमें रटने नहीं है, बनाने आने चाहिए। इसका जो रस है वो मधुर है, इसका वीर्य जो है वो उष्ण है, तो उष्ण से हम निकाल सकते हैं कि ये वात कफ शामक होगा। वात कफ शामक होगा। मधुर से हम निकाल सकते हैं कि ये सभी धातुओं की पुष्टि करेगा। सभी धातु की पुष्टि करते करते ये अगर शुक्र धातु पे भी क्रिया करेगा तो ये विरिष्ट होगा। और जबकि हम इसके मूल का वो भी अग्रह भी देख चुके हैं, जो क्या बताया था? विरिष्य वात हरा नाम। मल कर्म हम जानते हैं क्या कराता है? स्त्रंसन कराता है, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। मूत्र में मूत्रल होगा, क्यों? क्योंकि ये मधुर रसात्मक है ना। और कैसा है? स्वेद में स्वेद जनन करेगा, क्यों? क्योंकि उष्ण वीर्य वाला है, स्वेद जो है उसकी उत्पत्ति करेगा। तो इसके प्रधान कर्म सबसे पहले हम देखते हैं। तो प्रधान कर्म में वेदना स्थापन है, क्यों? वात को हरने वाला होता है ना। और स्त्रंसन कराता है। स्त्रंसन क्या है? विरेचन का एक प्रकार है, तो स्त्रंसन कराता है। स्त्रंसन या विरेचन किसकी वजह से करा रहा था? राइसोनिलिक एसिड की वजह से, जो हम देख चुके हैं। तो दोष कर्म हो गए क्या? वात कफ शामक, किसकी वजह से? उष्ण वीर्य की वजह से। देखो, कहीं पे भी किसी भी द्रव्य का अगर उष्ण वीर्य आ जाए तो वहां पे तुम वात कफ शामक लिख सकते हो। मेनली ऐसा होता है, कुछ एक्सेप्शन मिल जाएंगे, पर ज्यादातर यही होता है कि वात कफ शामक ही होगा वो, उष्ण वीर्य वाला अगर द्रव्य है तो। प्रधान कर्म हमने देख लिया, वेदना स्थापन होता है और स्तनसन का कार्य करता है। धातु कर्म पे देखते हैं। रस, जो रस धातु पे क्रिया करने के कारण ये ज्वरग्न होगा।
अब जब ज्वर निदान अध्याय में चरक निदान का जो पहला अध्याय है वहां पे देखोगे तो ज्वर व्याधि में आचार्य बताते हैं कि वहां पे रसवा स्रोत सबसे पहले दूषित होता है या फिर बहुत मेजरली वो दूषित होता है। हम लोग रक्त पे ज्यादा फोकस करते हैं ज्वर में, पर रस धातु से उसको ज्यादा प्रभाव रहता है, तो रस धातु पे क्रिया करने के कारण वह ज्वरग्न होगा। मज्जा धातु पे वेदना स्थापन होगा। मज्जा धातु हमारा जो होता है, कोई भी अगर टॉपिक अगर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होगा ना, तो वो मज्जा धातु पे हमें पेन होता है, नर्वस सिस्टम वहां पे रिएक्ट करता है, तो किस पे क्रिया करेगा? वो मज्जा धातु पे। तो मज्जा धातु पे क्रिया करके वो कैसा होता है? वेदना स्थापन होता है। अब उसका रस मधुर है, विपाक भी मधुर है। तो मधुर रस जो होता है धातु की पुष्टि करने वाला होता है, तो शुक्र धातु तक ये वृक्ष हो जाएगा, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि सप्त धातु की पुष्टि करेगा। मल कर्म हम देख चुके हैं, स्त्रंसन होगा, मूत्रल होगा, स्वेद जनन का कार्य करेगा। रीजन क्या है हम देख चुके हैं। अब आमयिक प्रयोग की बात करते हैं। तो आमयिक प्रयोग में एक कोटेशन होती है, योग रत्नाकर की है, याद हो तो ठीक है, अगर हम लोग यूजी में है तो फिर कोई मतलब नहीं है याद करने का, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, वरना बस समझ लो, पीजी के लिए इम्पोर्टेंट है, देख सकते हो। तो बोलते हैं जो आम बात होता है वो शरीर में एक हाथी की भांति पूरे शरीर में विचरण करता है। जैसे जंगल में हाथी टहलता है एकदम निश्चित हो गए, वैसे आमवाद जो होता है वो हमारे शरीर में विचरण करता है और कष्ट उत्पन्न करता है। पर उस हाथी या गजेंद्र रूपी जो आम बात है उसका शिकार करने के लिए एरंड का जो स्नेह होता है वो शेर के समान जो होता है वो कार्य करता है, केसरी के समान। केसरी किसका पर्याय है? शेर का। तो वो शेर की समान उस हाथी आमवात रूपी हाथी का अंत करता है, यानी उसको जीतने वाला होता है। तो ये उपमा दे दी गई है एरंड स्नेह को सिंह की या फिर शेर की, किसके लिए? हाथी रूपी आमवात के लिए। बस कहने का मतलब यही है कि आमवात के लिए बेस्ट ड्रग क्या है हमारा? एरंड तेल है। एरंड का स्नेह, स्नेह क्या है? यानी तेल। तो एरंड का तेल जो होता है वो आमवात के लिए बेस्ट औषधि बताई है योग रत्नाकर ने। अब आमवात हम इतनी बात कर रहे हैं, तो आमवात में हम यूज कैसे करेंगे उसको वो देखते हैं। एरंड का तेल लेना है, उसको शुंठी फांट के साथ में यूज करना है। किसमें? आमवात के पेशेंट में। आमवात के पेशेंट में हमें एरंड का तेल लेना है, उसको शुंठी फांट के साथ में संस्कारित करके आमवात में प्रयोग करना है। दूसरा यूज क्या है इसका? पाददाह, यानी पैरों में अगर जलन हो रही है तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं। कैसे? अजादुग्ध के साथ में। इसके बीज को डायरेक्ट पीसना है। यहाँ पे हम ना तो इसके तेल यूज कर रहे हैं, तेल यूज नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, डायरेक्ट बीज को अजादुग्ध यानी बकरी के दूध में पीस कर पैरों पे अपने लेप कर लेना है। तो जिससे क्या होगा? पाददाह, पैरों में जलन जो है वो शांत हो जाती है। बिबंध, कॉन्स्टिपेशन, हम इसके कर्मों में देख चुके हैं, ये स्तनसन करता है। प्रमुख कर्म हमने इसका देखा, स्तनसन करने वाला है। तो स्तनसन कर्म जो होता है वो कैसे करता है? एरंड तेल दुगनी मात्रा में दुग्ध अथवा त्रिफला क्वाथ के साथ देना है। एरंड तेल जो है वो दुगनी मात्रा में दुग्ध अथवा त्रिफला क्वाथ के साथ, ठीक है। विबंध में कैसे देना है? विबंध में देना है दुगनी मात्रा में दूध तथा त्रिफला क्वाथ के साथ। मात्रा, मात्रा इसकी सामान्य रहती है, इसमें स्वरस वगैरह कुछ है नहीं। तो इसका क्या है? स्नेह है, यानी बीज का तेल है, वो 10 से 20 ml है। मूल चूर्ण 3 से 6 ग्राम हो जाएगा। मूल क्वाथ 40 से 80 ml हो जाएगा। प्रयोजांग हमने देखा इसका, बीज तेल है, बीज है। मूल यूज करते हैं, मूल के लिए क्या बताया था आचार्य चरक ने? अग्रह बताया था। वृश्य वात हराना। अब हमारे एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं यूनिवर्सिटी में, वो डायरेक्ट सिर्फ इतना कोटेशन दे देंगे, वृश्य वात हराना, इस द्रव्य को पहचानो, इसके ऊपर पूरा इसका गुण रस वीर विपाक और बाकी सारी चीजें इसके ऊपर लिखने में 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाएगा। पत्र जो होता है, पत्र हम लोग इसका नाड़ी स्वेद में यूज करते हैं। बहुत से आचार्यों ने बताया नाड़ी स्वेद में यूज करने के लिए, तो ये स्वेदन में सहायक होता है।
विशिष्ट योग की बात करें, कौन कौन से फॉर्मुलेशंस होते हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो सीनाद गुग्गुल, सीनाद गुग्गुलू जो होता है ये आम वात में देते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा काम करता है। गंधर्व हरित की ये विबंध में देते हैं, यानी किसी को कॉन्स्टिपेशन है ना तो ये गंधर्व हरित की देखते हैं। रासना सप्तक क्वात, एरंड फल पयस्या, ये वात व्याधियों में यूज कर सकते हैं। रासना भी है ना, रासना वातहरा नाम, इसका भी अग्रह है रासना का भी। तो रासना सप्तक क्वात और एरंड फल पयस्या ये भी इसके फॉर्मुलेशंस है, इनमें दो भी याद कर लो काम चल जाएगा, सीना गुगलू और गंधर्व हरित की। अब आता है इसका शोधन, जिस पे लोग बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। एरंड जो था हमने देखा कि वो राइसिन की प्रेजेंस की वजह से टॉक्सिक होता है नेचर में, तो उसका शोधन करते हैं। शोधन कैसे करते हैं, एरंड बीज को गोदुग्ध में दोला यंत्र विधि से एक प्रहर या एक याम या 3 घंटा, एक ही चीज है ये, 3 घंटे तक क्या करना है, दोला यंत्र की सहायता से गोदुग्ध में इसका एरंड के बीज का स्वेदन कराना है, जिससे वह शुद्ध हो जाता है या शोधित हो जाता है। फिर एरंड से उसके तेल की प्राप्ति कैसे करते हैं, तो 2 विधियां हैं, शीत विधि है और उष्ण विधि है। अब इतना समझ लो, शीत विधि जो होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। इसमें क्या करते हैं कि इसमें बिना ताप दिए बीज को दबाते हैं, जिससे उसका तेल निकल आता है। यह तेल कैसा होता है, गंध रहित होता है, वर्ण रहित होता है, हल्का पीला होता है। कैसा होगा, गंध रहित होगा, वर्ण रहित होगा, हल्का पीला होगा। और ये कैसा होता है, इसमें कोई ताप या कोई अग्नि नहीं देते हैं, बस सिर्फ क्या करना है, बीज लिया, बीज को सीधा सीधा दबाना है, दबा के उससे तेल निकालना है। उष्ण विधि क्या होती है, उष्ण विधि में या तो तुम इसको उबाल लोगे, बीज को उबाल कर फिर दबाओगे, फिर दबाना है इसको, उससे तेल प्राप्त होगा। और या फिर क्या करना है, जब तुम दबा रहे हो उसी वक्त में बीज को थोड़ा अग्नि दे दो, ताप दे दो उसे अग्नि से, फिर इस विधि से जो तेल निकलेगा वो उष्ण विधि कहलाएगी। तो ये उतना हितकर या श्रेष्ठ नहीं है, बाकी शीत विधि वाला ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये हमारा एरंड था, एरंड हमारा खत्म। चलो मिलते हैं आगे वाले लेक्चर में, बाय बाय।